नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। नई दिल्ली में बनेगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक। जमीन उपलब्ध कराने के साथ ही केंद्र सरकार पूरी करेगी सारी औपचारिकताएं। तमिलनाडु में रेप पीड़िता के लिए न्याय की गुहार लेकर घर से निकले लोग। भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई की तरह खुद को कोड़े मारकर विरोध प्रदर्शन कर रही है जनता। पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठंड का प्रकोप। दिल्ली एनसीआर में कल से हो रही बारिश ने बढ़ाई ठंड, जनजीवन भी प्रभावित। और 7 साल बाद वापसी के लिए तैयार हॉकी इंडिया लीग का आज से आगाज। पहले मुकाबले में आज एसजी पाइपर्स का सामना गुना से का विजाग से। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर आज कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाएगा, जहां पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता उनके दर्शन कर सकेगी। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। इससे पहले शुक्रवार को उनके आवास पर प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत देश की तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से देश भर में शोक की लहर है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 92 साल की आयु में दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। वहीं केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार सुबह 11:45 पर निगम बोध घाट पर किया जाएगा। अंतिम संस्कार रिंग रोड पर आईएसबीटी कश्मीरी गेट से सटे निगम बोध घाट पर होगा और कई वीवीआईपी हस्तियां भी अंतिम यात्रा में शामिल होंगी। इसे देखते हुए कुछ प्रमुख रास्तों से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक नई दिल्ली, सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली में कुछ जगहों पर लोगों को ट्रैफिक डाइवर्जन, कंजेशन और ट्रैफिक ब्लॉकेज का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके स्मारक के लिए स्थान आवंटन को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा, जिसके बाद अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान आवंटित किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके विजन ने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बड़ा योगदान दिया। असाधारण मेधा के साथ ही उन्हें उनके मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा। भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और सामाजिक कार्यों ने देशवासियों के जीवन को सुगम बनाया। आइए एक नजर डालते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के सफर पर। 1991 में भारत के नए युग की शुरुआत करने वाले आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के वास्तुकार के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी विनम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए हमेशा जाने जाएंगे। बतौर भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और सामाजिक कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाहगांव में हुआ था। 1948 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए और 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स के साथ ट्राई पास की डिग्री प्राप्त की। 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल की डिग्री हासिल की।
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में लेक्चरर के रूप में शुरू किया और आगे चलकर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। 1969 में मनमोहन सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर भी बने। इस बीच कुछ वक्त के लिए उन्होंने UNCTAD सचिवालय के लिए भी काम किया। भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बनने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने RBI गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष समेत वित्त मंत्रालय के अधीन कई पदों पर काम किया। 1971 में मनमोहन सिंह विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। वहीं 1972 से 76 तक वे वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। अप्रैल 1980 से सितंबर 1982 तक वे योजना आयोग के सदस्य सचिव और सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। 1991 में मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने और उन्होंने 1996 तक इस पद पर कार्य किया। वित्त मंत्री के रूप में उनके द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों के लिए किए गए काम को पूरी दुनिया ने सराहा। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अर्थव्यवस्था को नियंत्रण से मुक्त किया, लाइसेंस राज को समाप्त किया, साथ ही टैक्स, विदेशी निवेश और व्यापार में व्यापक बदलाव किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार वे 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री बने और मई 2009 तक इस पद पर बने रहे। वहीं दूसरी बार वे मई 2009 में देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण काम हुए तो कई घोटालों को लेकर के भी खूब चर्चाएं सुनने को मिली। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने जीवन काल में कई पुरस्कारों से भी सम्मानित हुए। 1987 में उन्हें पद्म विभूषण, 2002 में सर्वश्रेष्ठ सांसद और 1994 में वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 3 दशकों से ज्यादा समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे मनमोहन सिंह 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। कम बोलने की उनकी आदत पर काफी चुटकियां भी ली गईं। उन्होंने अपनी खामोशी पर ताना मारने वालों को जवाब देते हुए शेर पढ़ा था, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। और हजारों सवालों के जवाब को खुद में जब्त किए विद्वान राजनेता ने राजनीतिक और सार्वजनिक मंच से विदा लिया और अपने पीछे एक लंबी विरासत छोड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिल्ली में हमारी ज़रूरतें और चाहतें विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में परमार्थ निकेतन आश्रम के स्वामी चिदानंद सरस्वती भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान दोनों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उनके योगदान को याद किया। तमिलनाडु में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई द्वारा रेप पीड़िता के पक्ष में विरोध प्रदर्शन जारी है। सोशल मीडिया पर अन्नामलाई की तरह ही अन्य लोगों द्वारा प्रदर्शन के वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोग अपने घरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर DMK कांग्रेस गठबंधन की सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में बारिश के बाद सड़कों की बदहाली एक बार फिर से सामने आ रही है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने विकासपुरी का एक वीडियो ट्वीट कर सड़कों की बदहाली को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए हैं। वीडियो में एक ऑटो रिक्शा कीचड़ में फंसा हुआ नजर आ रहा है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए लिखा, क्या इन सड़कों को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है? ये सड़कें एक बारिश क्यों नहीं झेल पाती? भारत में हर 12 साल में एक बार महाकुंभ आयोजित किया जाता है। महाकुंभ में देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचते हैं। यूपी सरकार द्वारा जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, तो भारतीय रेलवे की ओर से भी श्रद्धालुओं के लिए कमर कस ली गई है। रेलवे द्वारा प्रत्येक जोन से महाकुंभ स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। की धरती पर विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक मेला महाकुंभ। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने को लेकर युद्ध स्तर पर चल रही हैं तैयारियां। मेले में 13 अखाड़ों से जुड़े साधु संतों का मेला क्षेत्र में आने का सिलसिला शुरू। अग्नि अखाड़े की पेशवाई का भव्य आगाज, साधुओं ने किया मेला क्षेत्र में प्रवेश। महाकुंभ के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी। रेलवे द्वारा प्रत्येक जोन से महाकुंभ स्पेशल ट्रेन का किया जाएगा संचालन। महाकुंभ नगर में श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा की पेशवाई शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़ा और ऊंट के साथ दर्जनों रथ और चांदी के हौदों पर सवार होकर
मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु और साधु संत सुलेम सराय से शुरू होकर हिम्मतगंज, लुकरगंज, खुलदाबाद चौक, बहादुरगंज, कीटगंज होते हुए कुंभक नगर क्षेत्र पहुंचे, जहां पर मेला अधिकारियों ने संतों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस पेशवाई का नेतृत्व स्वामी रामकृष्णानंद श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा ने किया। दूर दराज से, देश विदेश से समस्त महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, सचिव, महामंत्री, समस्त पदाधिकारियों के साथ माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती त्रिवेणी के पावन क्षेत्र में आज भगवती को विराजमान करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी अपनी अपनी आराधना में सम्मिलित हो। क्योंकि अग्नि अखाड़ा ब्रह्मचारियों का स्थान है और अग्नि अखाड़े के महंतों को पूजा पद्धति का पूरा ज्ञान होता है और उस पद्धति से वो पूजा वेदों के मंत्रों द्वारा पूरी तरह से अपने आवाज का कहते हैं। बता दें कि पेशवाई में अखाड़े के नागा संत आकर्षण का केंद्र बने रहे। पेशवाई के साथ भारी संख्या में पुलिस के घुड़सवार जवान रैपिड एक्शन फोर्स के साथ मौजूद रहे। पूरे रास्ते पेशवाई का दर्शन करने के लिए भक्तजन सड़क के दोनों तरफ हाथ जोड़कर साधु संतों पर पुष्प की वर्षा कर उनका स्वागत कर रहे थे। सोमेश्वरानंद गिरी महाराज ने बताया कि पेशवाई सदियों से निकालने की परंपरा है। हम लोग अनंत माधव मंदिर चौफटका से आज हमारी पेशवाई का प्रारंभ हुआ और अपने वेद माता गायत्री जो हमारी अग्नि अखाड़े की इष्ट देवी है उनको लेकर हम आज छावनी में कुंभ मेला शिविर जो हमारा है सेक्टर 20 में वहाँ प्रवेश कराएंगे और हमारी वेद माता गायत्री आज वहाँ स्थापित हो जाएगी। आज से हमारे सारे पूजा पाठ यज्ञ हवन कार्यक्रम आरंभ हो जाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों को लगातार गति दी जा रही है। इस आयोजन को लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार जुटी हुई है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को लाने और सुरक्षित घरों तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। भारतीय रेलवे के सभी जोन से विशेष ट्रेनें श्रद्धालुओं के लिए चलाई जा रही हैं। रेल भी अधिक से अधिक बेहतर प्लानिंग करते हुए अधिक संख्या में ट्रेन चला सके, अधिक कम टाइम गैप के साथ और लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर सुविधाएं देते हुए चला सके। इसके लिए हम लोग अपने जो स्टेशन है उन पे कंट्रोल का निर्माण करते हैं। वेस्टर्न रेलवे ने जैसे कुंभ मेला की जैसा आती है, कुंभ मेला जैसा शुरुआत होती है, तो वेस्टर्न रेलवे ने टोटल ओवरऑल वेस्टर्न रेलवे ने 98 सर्विसेज चला रही है वेस्टर्न रेलवे। उसमें से 98 में से 34 सर्विसेज जो है वो अहमदाबाद डिवीजन चला रही है। प्रयागराज में अब तक के सबसे बड़े महाकुंभ की मेजबानी की तैयारी चल रही है। इस महा आयोजन में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। उड़ के चली फूलों के पास आसमां के साथ, चुन चुन के बनाया क्या रस है मिलाया, प्योर और नेचुरल शहद है खास, इसमें है मिठास, इसमें है कुछ खास, आपके लिए प्यार MDH का उपहार, असली शहद का विश्वास, MDH हनी। MDH मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ शुक्रवार को मंथन बैठक की। इसमें साल 2024 की उपलब्धियों और आने वाला वर्ष 2025 की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। 2025 में मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं MP के CM मोहन यादव ने गिनाई। साल 2025 की 4 प्रायोरिटी। युवा, किसान, गरीब और महिला को बताया पहली प्राथमिकता।
मोहन यादव ने कहा, देश में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। सरकार किसानों को सोलर पंप देकर उनको हर साल बिजली का बिल भरने से देगी मुक्ति। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए होंगे सुधारात्मक प्रयास। मध्य प्रदेश सरकार की साल 2025 को उद्योग वर्ष घोषित करने की तैयारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2024 लागू किए जाने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के कृषकों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदेश में स्थापित 11 केवी फीडर्स और सौर ऊर्जा के सोलराइज किए जाने की स्वीकृति भी दी गई। इसके क्रियान्वयन से किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध होगी, जिससे उनकी जीवन शैली व्यवस्थित हो सकेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा आगामी सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शिप्रा नदी के तट पर शनि मंदिर से नागदा बाईपास तक करीब 29 किलोमीटर लंबाई के घाट निर्माण कार्य के लिए 778 करोड़ 91 लाख रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई। धान के किसानों को बोनस देने की घोषणा की थी, हमने उसका रूप परिवर्तित किया है। बोनस सिर्फ उन्हीं किसानों को मिल पाता था जो बड़े किसान थे, छोटे किसान भी किससे लाभान्वित हो, इसको ध्यान में रखते हुए अब हमने सभी धान उत्पादकों को 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस देने का निर्णय लिया। कैबिनेट की बैठक में 70% से अधिक जिलों में सफल जन कल्याण शिविर लगाने के लिए भी मुहर लगी है। सरकार ने धान किसानों को बोनस देने का भी फैसला किया है। ये वादा चुनाव के दौरान किया गया था। वहीं प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन एवं जनजातीय कार्य विभाग की चिन्हित योजना अंतर्गत 100% सेचुरेशन के लिए नवीन योजना धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान आरंभ करने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। हमने सभी जिलों में जन कल्याण शिविर लगाए थे, जिसमें 70% से अधिक जिलों में बहुत सफल जन कल्याण शिविर लगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा कि गरीब किसान, युवा और महिला ये 4 वर्ग सरकार की प्रायोरिटी में है। इनका उत्थान करने के लिए सभी विभागों को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटकर आपसी तालमेल बनाकर इन वर्गों का उत्थान करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। कैबिनेट मीटिंग में युवा, किसान, गरीब और महिला का खास ख्याल रखा गया है। अगर बात किसानों की जाए तो किसानों के लिए बोनस के साथ साथ सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराने की योजना बनी है। इसके साथ साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कैबिनेट मीटिंग पे मुहर लगी है। कैमरामैन कुमार गौरव के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। और भारत की समुद्री विरासत इसकी 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, जिस पर 200 से ज्यादा छोटे बड़े बंदरगाह स्थित हैं। इन तटीय क्षेत्रों में ही लगभग 204 प्रकाश स्तंभों का घर भी है, जो शांत लेकिन चौकस होकर इस समृद्ध समुद्री विरासत की रक्षा करते हैं। भारत सरकार अब इन प्रतिष्ठित संरचनाओं को विकासात्मक दृष्टिकोण के तहत एक नया आयाम दे रही है, जिसके तहत अब इन प्रकाश स्तंभों को लाइट हाउस टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। केंद्र सरकार भारत की सांस्कृतिक और समुद्री विरासत को बढ़ाने के लिए अपने व्यापक समुद्री भारत विजन 2030 और अमृतकाल के विजन 2047 के अंतर्गत लाइट हाउस पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इनमें केरल, गोवा, तमिलनाडु और कर्नाटक सहित अन्य राज्य प्रमुख हैं, जहां पर्यटन को नए आयाम मिलेंगे। – 2024 वो वर्ष जब दुनिया जलवायु परिवर्तन की कठोर वास्तविकताओं के प्रति जागरूक हुई। रिकॉर्ड तोड़ तापमान से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा के अभूतपूर्व मील के पत्थर तक, जानिए कैसे साल 2024 में पृथ्वी ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया और किस तरह भारत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की तरफ इस साल एक वैश्विक नेता के रूप में उभर कर सामने आया। 8 फरवरी को जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जो देश के जल संसाधनों की सुरक्षा में एक बड़ा कदम था। इसके ठीक एक दिन बाद वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा कोष की पहली बैठक हुई, जिसने हमारे ग्रह की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को चिन्हित किया। 29 फरवरी 2024 को भारत सरकार ने भारत में अपने मुख्यालय के साथ अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस या IBCA की स्थापना की घोषणा की। मार्च में दक्षिणी सूडान में पारा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी गंभीर स्वास्थ्य खतरे में बदल गई। 2.2 मिलियन बच्चों को उनके स्कूलों से दूर कर दिया गया।
देश के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नेतृत्व में हो रही प्रमुख पहलों का सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है, जिसकी साख विश्व निर्विवादित रूप से मानता है। भारत अब सौर ऊर्जा उत्पादन में वैश्विक नेता है, जो सौर मॉड्यूल के 60 गीगावाट क्षमता का उत्पादन करता है और 2023 तक इसके 100 गीगावाट ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने की योजना है। कार्बन न्यूट्रल भविष्य की नींव रखने के लिए भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दे रही है। 2024 में दुनिया ने मौसम का चरम महसूस किया। अमेज़न और पेंटानल तक जंगली आग ने अमेरिका को तबाह कर दिया, जबकि भारत में लोगों को विनाशकारी गर्मी में लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ा। ग्लोबल वार्मिंग अब भविष्य का संकट नहीं बल्कि वर्तमान की चुनौती बन चुका है। 2024 में 37.4 बिलियन टन CO2 का वैश्विक उत्सर्जन हुआ। मार्च में पटना में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खुला, जो लुप्त प्राय गंगा नदी की डॉल्फिन को संरक्षित करने पर केंद्रित था। इस बीच हिसार में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उत्पादन में एक नया मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में पीपल का पेड़ लगाया और पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। उसी दिन बिहार में 2 पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता मिली, जिससे भारत के रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई। कई शहरों में वृक्षारोपण अभियान को वैश्विक गति मिली, जिसमें जॉर्ज टाउन भी शामिल है, जहां नवंबर 2024 में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पौधारोपण किया। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हर कदम के साथ भारत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक टिकाऊ ग्रह की ओर अग्रसर है। दुनिया बदल रही है और साथ ही भारत की हरित अधिक टिकाऊ भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता भी बदल रही है। 2024 के दौरान राष्ट्र ने पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और सरल व्यक्तित्व के धनी और भारत के जाने माने कॉरपोरेट दिग्गज रतन नवल टाटा की आज 86वीं जयंती है। अपनी शालीनता और ईमानदारी के बूते पर रतन टाटा ने एक अलग ही छवि बनाई। देखिए उनके जीवन के छुए अनछुए पहलुओं को करीब से दिखाती ये खास रिपोर्ट। रतन टाटा दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे, फिर भी वो कभी अरबपतियों की किसी सूची में नजर नहीं आए। उनके पास 30 से ज्यादा कंपनियां थीं जो 6 महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों में फैली थीं। इसके बावजूद उन्होंने बेहद सादगी भरा जीवन व्यतीत किया और इसी वर्ष 9 अक्टूबर को 86 वर्ष की आयु में मुंबई में एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में प्राप्त की और 1962 में कार्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से वास्तुकला में BS की डिग्री प्राप्त करने के बाद पारिवारिक कंपनी में शामिल हो गए। उन्होंने शुरुआत में टाटा समूह की ही एक कंपनी में काम किया और टाटा समूह के कई व्यवसायों में अनुभव प्राप्त किया। इसके बाद 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। 1991 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने नई ऊंचाइयों को छुआ। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने दुनिया भर में अपने व्यवसाय का विस्तार किया। उनके मार्गदर्शन में टाटा मोटर्स ने लंदन की प्रतिष्ठित कार निर्माता कंपनी जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण करने में भी सफलता हासिल की और टेटलिटी और कोरस स्टील जैसी कंपनियों को भी उन्होंने टाटा समूह में शामिल किया। 2008 में लखटकिया कार नैनो का निर्माण रतन टाटा की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक था। 4 पहिया वाहन को एक आम आदमी की पहुंच में लाने के लिए उन्होंने नैनो को बाजार में उतारा था। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को भारत के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे। उन्होंने अपने 60% से ज्यादा शेयर टाटा ट्रस्ट को दान कर दिए। ये ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के लिए काम करता है। उन्होंने हमेशा कहा कि धन कमाने का सही अर्थ समाज को कुछ वापस देना होता है।
कोरोना के मुश्किल समय में रतन टाटा आशा की किरण बनकर आए और देश की सहायता के लिए 500 करोड़ रुपए की बड़ी राशि का योगदान दिया। रतन टाटा ने भारत में बढ़ते कैंसर रोगियों की संख्या और इसके महंगे इलाज को देखते हुए देश के कई प्रमुख शहरों में टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल खोले। रतन टाटा को पशुओं से बहुत लगाव था। उन्होंने मुंबई में कुत्तों के लिए 5 मंजिला अस्पताल खोला, जिसमें 200 पालतू जानवरों का एक साथ इलाज किया जा सकता था। वे 1991 से 2012 तक टाटा कंपनी के चेयरमैन रहे, जिसके बाद उन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनी को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाया। साल 1991 में जब रतन टाटा ने इसकी कमान संभाली थी, तब टाटा ग्रुप का सालाना कारोबार $4 अरब था, जिसके बाद उन्होंने टाटा ग्रुप को $100 अरब तक पहुंचाने के बाद ही चेयरमैनशिप छोड़ी। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा है, जिसने ये सिद्ध किया कि नेतृत्व, ईमानदारी और समाज सेवा का सच्चा मापदंड क्या होता है। और 7 साल के बाद वापसी कर रही हॉकी इंडिया लीग की आज से शुरुआत होने जा रही है। पहला मुकाबला शनिवार को दिल्ली एसजी पाइपर्स और गोनासिका वेजाक के बीच खेला जाएगा। 8 टीमों की HIL के मुकाबले बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला जाएगा और फाइनल 1 फरवरी को होगा। पहले चरण में 18 जनवरी तक टीमें एक दूसरे के साथ आमने सामने होंगी। उसके बाद दूसरा चरण 19 जनवरी से खेला जाएगा। उसमें टीमों को 2 पूल में बांटा जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।